हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत आपकी सेकंड पुस्तक कृतिका के अध्याय 1, 2 और 3 के अभ्यास प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखे हैं। आज की इस क्लास में हम आपके अध्याय 4 माटी वाली के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर जानने की हम कोशिश करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि शहरवासी जो लोग थे वो सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। यानी कथन दिया गया है कि जो शहरवासी है वो सिर्फ माटी वाली को ही नहीं जानते थे बल्कि उसके कंटर को भी, जिसमें माटी रखी जाती थी, उस कंटर को भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से कारण रहे होंगे जिसके कारण माटी वाली को सब लोग जानते थे। देखिए इसके पीछे कारण क्या है वो समझे। पहला कारण है माटी वाली की लाल मिट्टी हर घर की आवश्यकता थी जिससे चूल्हे चौके की पुताई की जाती थी और इसके बिना किसी का काम नहीं चलता था। ये पहला कारण है। शहर के अंदर जितने भी घर थे उन सभी घरों की चूल्हे चौके की जो पुताई होती थी वो उसी माटी वाली की लाल मिट्टी से होती थी और इसके बिना किसी का काम ये नहीं हो पाता था। दूसरा क्या कारण था कि मिट्टी देने का यह काम उसके अलावा कोई और नहीं करता था। यानी शहर के अंदर घरों में माटी देने का काम इसके अलावा और कोई नहीं करता था, यानी उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था। इस कारण सब लोग माटी वाली को ही जानते थे। अगला, शहर से माटा खान काफी दूर था इसीलिए लोग अपने आप मिट्टी नहीं ला सकते थे। जो माटी की खान थी वो शहर से काफी दूर थी, इस कारण लोग वहां पर मिट्टी लेना नहीं जाते थे, यानी मिट्टी लेने नहीं जाते थे और न ही वहां से ला पाते थे। अगला कारण, शहर की रेतीली मिट्टी से लिपाई का काम नहीं किया जा सकता था। अगला कारण क्या था कि शहर की जो मिट्टी थी वो रेतीली थी और उस रेतीली मिट्टी से लिपाई का काम नहीं हो पाता था और इस कारण सभी लोग उस माटी वाली की लाल मिट्टी पर क्या थे, निर्भर रहते थे। अगला कारण, माटी वाली हंसमुख स्वभाव की महिला थी जो सबसे अच्छी तरह क्या करती थी, बातें करती थी और इन सब कारणों की वजह से ही जो शहरवासी थे वो सिर्फ माटी वाली को नहीं बल्कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह जानते थे। ठीक, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से माटी वाले को सभी शहरवासी से जानते थे। अगला प्रश्न दिया गया है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या पूरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। माटी वाली को अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय उसके पास क्यों नहीं था, इसका कारण बताना है। तो देखें, माटी वाली के सामने सबसे बड़ी और जो मुख्य समस्या थी वो यह थी कि वह अपना और बुढ़े का पेट कैसे भरेगी। माटी वाली के सामने सबसे बड़ी यह समस्या थी कि वह अपना और उसके बुढ़े का पेट कैसे भरेगी। तो उसके मन में केवल एक ही बात रहती थी कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगी। अगर उसे वो गांव छोड़कर जाना पड़ा तो फिर वो गुजारा कैसे करेगी। कि अगर भविष्य में किसी कारण से उसे उस गांव को छोड़कर जाना पड़ा तो फिर वो अपना गुजारा कैसे करेगी। अब तक तो माटा खान उसकी रोजी रोटी बना हुआ था और वहां से उजड़ने के बाद उसका क्या होगा, यह समस्या उसे ऐसा पागल बनाए हुए थी कि उसके पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था। है ना, ये जो समस्या थी कि अगर जिस तरह के हालात गांव में बन रहे थे, अगर इस हालातों के कारण अगर गांव छोड़कर जाना पड़ा तो फिर जहां पर भी वो जाएगी वहां पर अपनी रोजी रोटी का वो जुगाड़ कैसे कर पाएगी। यही समस्या उसे बार बार परेशान की जा रही थी और इसी समस्या के कारण उसे अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का भी समय नहीं मिल पाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। कथन दिया हुआ है कि भूख मीठी या भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है, यह आपको बताना है। तो इस बात का आशय यह है कि जब मनुष्य भूखा होता है तो उस भूख के कारण उसे बासी रोटी भी क्या लगती है, मीठी लगती है। यदि मनुष्य को भूख न हो तो उसे कुछ भी स्वादिष्ट भोजन या खाने की वस्तु दे दी जाए तो उसमें भी वो नुक्स निकाल ही लेता है, यानी उसमें भी वो कुछ न कुछ कमियां निकाल ही देता है। परंतु भूख लगने पर साधारण खाना या बासी खाना भी उसे कैसा लगता है, स्वादिष्ट व मीठा लगता है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि भूख मीठी की भोजन मीठा, अर्थात भूख स्वयं में ही मिठास होती है और भोजन में मिठास उत्पन्न कर देती है। यदि आप भूखे हो तो फिर आपको खराब भोजन भी स्वादिष्ट लगेगा और यदि आप
भूखे नहीं हो, बिल्कुल भर पेट हो, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वादिष्ट भोजन भी क्या लगेगा, स्वादिष्ट भोजन भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसमें भी आपको कुछ न कुछ कमियां जरूर नजर आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। पुरखों की गाढ़ी कमाई से कमाई हुई चीजों को, है ना, हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ऐसा कथन कहने के पीछे मालकिन का क्या भाव व्यक्त होता है? तो देखिए, मालकिन कहती है कि उसे अपनी पुरखों की सब चीजों से क्या है, मोह है। न जाने उसके पुरखों ने कितनी मेहनत से पेट काट काट कर चीजें क्या हुई, बनाई होगी। इसीलिए उन चीजों को सुरक्षित रखना क्या है, जरूरी है। उन्हें बेचना, वो भी बहुत सस्ते दामों में बेच देना क्या है, बिल्कुल ही गलत है। मेरे विचार से मालकिन की बातों में क्या है, सत्य है। हमें जहां तक हो सके अपने पूर्वजों की निशानी को बचाकर रखना चाहिए, परंतु पुरखों की विरासत का मोह जीवन में बड़ा नहीं होता। अगर जान पर कभी कभार संकट आ जाए तो पुरखों की संपत्ति को बेचने से इनकार भी नहीं करना चाहिए। सहज स्वाभाविक स्थितियों में हमें उन्हें सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यानी जहां तक जरूरी नहीं हो, जहां तक हमें इमरजेंसी या ऐसी कोई दुखद घटना न हो कि हमें बेचना ही पड़े, तब तक हमें पुरखों की संपत्ति को बेचने का जो कार्य है वो नहीं करना चाहिए। जहां तक हमें उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारी जान पर ही बातें आ जाए, जैसे हमें कभी कभार बीमार हो गए, हमारे पास धन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास पुरखों कोई संपत्ति है तो आप उसे जरूर बेच सकते हैं। लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है, आपके पास सारी सुख सुविधा है, तो ऐसी स्थिति में आपको निश्चित रूप से उन पुरखों की संपत्ति को नहीं बेचना चाहिए, बल्कि उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, माटी वाली का रोटियों को इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को या किस मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली के द्वारा रोटियों का जो हिसाब लगाया जाता था कि आज उसे कितनी रोटी चाहिए, उसके लिए कितनी चाहिए, बूढ़े के लिए कितनी चाहिए, तो ये उसकी किस मजबूरी को बताता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ माटी वाली की दरिद्रता का क्या लगता है, पता लगता है कि वो कितनी गरीब है। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद वह उसके पति के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाती। लोगों द्वारा रोटी दिए जाने पर वह पूरा हिसाब लगा लेती है, ताकि वह दोनों के खाने का क्या कर सके, प्रबंध कर सके, फिर चाहे वह आधा पेटी भोजन क्यों ना हो, है ना। वो कड़ी मेहनत के बावजूद अपने पति के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाती, और लोगों द्वारा जब रोटी उसे दी जाती है तो वो इस बात का हिसाब लगाती है कि उन दोनों के लिए वो रोटी पर्याप्त होगी कि नहीं होगी। ठीक, आगे बात करते हैं। आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। कथन दिया हुआ है कि आज जो माटी वाली है वो अपने बुढ़े को आज कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको अपने शब्दों में बताना है। तो माटी वाली एक मजबूर पत्नी है, उसका पति विवश और कैसा है, बुढ़ा है, वह काम करने की योग्य नहीं रहा, वह पूरी तरह किस पर निर्भर हो चुका है, उसकी पत्नी यानी माटी वाली पर निर्भर हो चुका है। इसीलिए माटी वाली उसका पूरा ध्यान रखती है। वह खुद खाने से पहले उसके लिए क्या करती है, बचाकर रखती है। उसमें अपने जीवन साथी के प्रति गहरा प्रेम है और क्या है, लगाव है। सच तो यह है कि वह उसके प्रति प्रेम नहीं, वात्सल्य और क्या रखने रखी है, करुणा रखने लगी है। वात्सल्य और करुणा रखने लगी है। जब से बूढ़ा दयनीय स्थिति में पहुंचा है, वह पति के प्रति क्या हो चुकी है, सदैव हो उठी है, यानी उसे हर समय उसी की चिंता लगी रहती है। ठीक, अगला प्रश्न, गरीब आदमी को शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यानी गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट करना है। कथन क्या है कि गरीब आदमी का कभी भी शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आपको आशय स्पष्ट करना है। तो देखें, यह वाक्य टिहरी बांध के समय में उजड़े हुए लोगों की व्यथा को माटी वाली के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया गया है। जिस समय टिहरी बांध बन रहा था तो वहां से लोग उस जगह को छोड़कर क्या कर रहे थे, पलायन कर रहे थे, यानी कि सब कुछ अपनी जमीन जायदाद जो भी था वो सब कुछ छोड़कर जा रहे थे। तो यहाँ पर इस कथन के माध्यम से कहा गया है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यानी गरीबों को रहने का स्थान बहुत ही बड़ी मुश्किल से तो मिलता है,
और उसी स्थान पर वह जीते हैं और क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और अगर वही भी डूब जाए तो उनके मरने और जीने का स्थान भी नहीं बचेगा। इसीलिए बुढ़ी यानी वो माटी वाली अपनी वेदना को प्रकट करके इस बात को कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। विस्थापन की जो समस्या है उस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो भारत जिस रफ्तार से विकास और आर्थिक लाभ की दौड़ में भाग ले रहा है, उसी भाग में शहरों और गांवों में हाशिए पर रह रहे लोगों को विस्थापन नाम की समस्या को क्या करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। और जो भी थोड़ा बहुत सामान या अन्य वस्तु उनके पास है वो सब उनसे क्या हो जाता है, छिन जाता है। बिजली व पानी आदि अन्य समस्याओं से जूझने के लिए नदियों पर बनाए गए बांध द्वारा उत्पन्न विस्थापन सबसे बड़ी समस्या है। सरकार उनकी जमीनें और रोजी रोटी को छीन लेती है, पर उन्हें विस्थापित करने के नाम पर अपने कर्तव्यों से क्या दे देती है, तिलांजलि दे देती है। कुछ करते भी है, वह लोगों के घावों पर छिड़के नमक से ज्यादा कुछ नहीं होता। इन्हें सरकार पानी और बिजली की समस्या को दूर करने हेतु जगह जगह पर बांध बना रही है। इससे वो विकास का काम तो कर रही है, लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों के लिए वो क्या हो रही है, परेशानी साबित हो रही है, जिसके कारण वो लोग अपनी जगह को छोड़कर विस्थापित हो रहे हैं और उनके लिए सरकार के द्वारा कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं किया जाता। भारत की दोनों अदालतों ने भी इस पर क्या बताई है, चिंता जताई है। इसके कारण जनता में आक्रोश की भावना ने जन्म लिया है। टिहरी बांध है वो इस बात का क्या है, ज्वलंत या जीता जागता उदाहरण है। लोग पुराने टिहरी को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके लिए कितने ही विरोध हुए, जुलूस निकाले गए, पर सरकार के दबाव के कारण उन्हें नई टिहरी में क्या होना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा। अपने पूर्वजों की उस विरासत को छोड़कर जाने से उन्हें किस दुख से गुजरना पड़ा, उस वेदना को तो वही जानते हैं। सरकार को चाहिए कि इस विषय में वो गंभीरता से सोचे और विस्थापन की स्थिति न आए ऐसे कार्य उसे करने चाहिए। ठीक। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 4 के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे उन सभी अभ्यास प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।